Dear students, today we shall be talking about the बंद breeding. कि बंद ब्रीडिंग होती क्या है, वेट बंद किसे कहते हैं और ड्राई बंद किसे कहते हैं, और क्या प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ड्राई बंद ब्रीडिंग के लिए और वेट बंद ब्रीडिंग के लिए। तो यही सब आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नाउ सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बंद हम किसे कहते हैं। वी से दैट बंद्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ टैंक्स आर impoundments where riverine conditions are simulated during monsoon months for breeding of carps and other fishes. वो पॉन्ड्स, वो बैंक्स, वो impoundments, वो टैंक्स जिसमें हम रिवराइन कंडीशंस को सिमुलेट करते हैं, नेचर जैसा बनाते हैं, ताकि मछलियां आसानी से ब्रीड कर सकें कन्फाइनमेंट में। तो हम ऐसे पानी के टैंक्स को या इंपाउंडमेंट्स को हम बंद बोलते हैं। अब ये बंद दो तरह के हैं, ये वेट भी हो सकते हैं और ये ड्राई भी हो सकते हैं। हम वेट बंद्स को पेरिनियल बंद्स बोलते हैं, पेरिनियल बंद बोलते हैं, और ड्राई बंद्स को हम सीजनल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वेट बंद में पानी पूरे साल रहता है, यानी कि इसमें पानी होता है पूरे के पूरे साल, मगर ड्राई बंद में पानी सिर्फ होता है मॉनसून के दौरान, रेनफॉल के दौरान। इसीलिए हम इसको सीजनल बंद बोलते हैं और वेट बंद को हम पेरिनियल बंद बोलते हैं। बंद ब्रीडिंग which accounted for 5.4% in 1964 to 65, it increased to 63% in 1980 and it has further increased till date. Now, band breeding is most popular in Madhya Pradesh, West Bengal, and it is said and it seems to have its origin in West Bengal. तो ये मध्य प्रदेश में पॉपुलर है, वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है, और इसका जो ओरिजिन बताया जाता है बंद ब्रीडिंग का वो वेस्ट बंगाल ही बताया जाता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द बंद टाइप टैंक्स वेयर कार्प्स आर नोन टू ब्रीड आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिदनापुर, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, नौगांग इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बड़े मशहूर हैं बंद ब्रीडिंग के लिए, जैसे कि मिदनापुर और बंकुरा वेस्ट बंगाल में और नौगांग छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। जो पहला बंद है, जो पहला ड्राई बंद जो इस्तेमाल किया गया वो सोनार तलैया बताया जाता है, सोनार तलैया बताया जाता है। ये नौगांग डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। तो पहला ड्राई बंद सोनार तलैया नौगांग डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बताया जाता है। The initial success achieved by the Department of Fisheries, Government of Madhya Pradesh during 1958 in dry band breeding of calves in Sonar Talaya led to construction of many more dry bands with improved designs. तो अब जब इस सोनार तलैया में शुरू में बंद ब्रीडिंग करवाई जाने लगी तो यहाँ का सक्सेस रेट देखकर फिशरीज डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ऐसे बहुत सारे बंद बनाने की जो है वो एडवाइजरी जारी की, ताकि जो है ज्यादा पैमाने पर फिशरीज सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। द मोस्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस आर जनरली मेसनरी स्ट्रक्चर्स विद अरेंजमेंट फॉर अ स्लूइस गेट। अच्छा, अब थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इस ड्राई बंद को या बंद ब्रीडिंग को। तो इनमें स्लूइस गेट, ये मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर पिक्चर लगाई है कि स्लूइस गेट हम किसे कहते हैं। कि मान लीजिए ये एक इंपाउंडमेंट है, इसका जो डीपर पार्ट है इस जगह पर एक गेट लगाया जाता है जिसको हम स्लूइस गेट बोलते हैं, जो आसानी से ऊपर और नीचे किया जा सकता है ताकि पानी डैम की तरह बाहर छोड़ा जाए और एकदम खाली किया जाए इन इंपाउंडमेंट्स को, इन बंद्स को। तो इससे हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम डीपेस्ट पोर्शन में भी कंप्लीट ड्रेनिंग कर सकें, और एंड 1 or 2 वेस्ट वियर्स फॉर ओवरफ्लो, और कभी कभार ऊपर से भी हम कुछ वेस्ट वियर्स या पाइप्स लगाते हैं ताकि अगर ओवरफ्लो वाला पानी हो तो उन ओवरफ्लो पाइप से निकले, और अगर हमें पूरे का पूरा खाली करना हो तो हम लोग स्लूइस गेट से पानी को पूरे का पूरा खाली कराएं। तो इन मोस्ट केसेस
अपार्ट फ्रॉम द बंद इटसेल्फ, ड्राई बंद यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज पॉइंट। अब देखें ड्राई बंद जो है उसमें क्या होता है, आगे हम पूरा जानेंगे ड्राई बंद क्या है, मगर ड्राई बंद के केस में क्या होता है, इसमें स्टोरेज पॉइंट तो है ही है, ये स्टोरेज एरिया है, और इसके साथ में एक ऑब्जर्वेशन टावर भी होता है जहां से नजर रखी जा सके पॉइंट पर कहीं ज्यादा पानी तो नहीं आ गया या पानी बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया, क्योंकि एक सीजनल पॉन्ड है, तो इसमें नजर रखना बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभार अरेंजमेंट इस तरह भी किए जाते हैं कि सेट ऑफ सीमेंटेड हैचरीज, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, सीमेंटेड हैचरीज भी इसके सामने बनाई जाती है ताकि आसान हो जाए ब्रीडिंग के दौरान एग्स को निकालकर इन हैचिंग टैंक्स में डालना आसान हो जाए। तो ये जो सीमेंटेड हैचरीज हैं, ये लगभग 2.4 मीटर, 1.2 मीटर और 0.3 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर लेंथ, 1.2 मीटर ब्रेड्थ और 0.3 मीटर डेप्थ जो है इसकी बताई जाती है। तो विद अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स एट ए शॉर्ट टाइम, तो इसमें रेगुलर सप्लाई होती है पानी की ताकि एग्स को ऑक्सीजनेटेड वाटर मिल सके और लार्ज नंबर ऑफ एग्स एकोमोडेट हो सके फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो इन सम केसेस द एम्बैंकमेंट इज पक्का स्टोन मेसनरी एज वेल। तो कभी कभार ये जो एम्बैंकमेंट होता है, ये जो एम्बैंकमेंट है जिसकी वजह से हम पानी को रोकते हैं, ये कभी कभार हम लोग जानबूझकर भी बनाते, कभी कभार तो नेचुरली हमें तीन साइड से जो है पानी आना और एक साइड इसकी बंद होती है और पानी खुद ब खुद जमा हो जाता है, मगर कभी कभार अगर हमें ऐसा दिखे कि तीन तरफ से पानी आ रहा है, हम एक तरफ से बांध बनाकर पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको स्टोन मेसनरी बोलते हैं। तो जिसमें हम स्मॉल स्लूइस गेट भी लगाएंगे और जो है वेस्ट वियर्स भी लगाएंगे एक्सेसिव वाटर फ्लो के लिए। तो अब हम जानेंगे वेट बंद। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेट बंद, जैसा कि मैंने आपको कहा, वेट बंद उन बंद्स को बोलते हैं जिनमें साला साल पानी होता है, वो सूखते नहीं हैं, जिनमें पूरे के पूरे साल पानी होता है। ए टिपिकल वेट बंद ऑफ मिदनापुर, मिदनापुर वेस्ट बंगाल में वेट बंद की जो है वेट बंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिदनापुर टाइप में पेरिनियल पॉन्ड और टैंक, ये एक पेरिनियल पॉन्ड या टैंक हो सकता है जो स्लोप के साथ में सिचुएटेड है, जो स्लोप के साथ में सिचुएटेड है, यहां से पानी आएगा और इसका एक वास्ट कैचमेंट एरिया होता है जहां से पानी आता है और पानी इस जगह पर जमा हो जाता है जो पांड बन जाता है, और विद प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स, और प्रॉपर इसके जो बांध हैं वो प्रॉपर होते हैं, हैविंग इनलेट टुवर्ड्स द अपलैंड, जो ऊपर वाली साइड है वहां से पानी आएगा, एंड एन आउटलेट टुवर्ड द अपोजिट लोअर एंड। तो ऊपर से जो पानी आएगा वो पॉन्ड में जमा हो जाएगा और जो लोअर साइड है इसकी, वो इसकी अपोजिट साइड होगी और आउटलेट होगी। तो ऊंची जगह इसका इनलेट है और जो इसकी जो डीपेस्ट पोर्शन है वो इसका लोअर एंड है। During summers only, the deeper portion of the band retains water where carp breeders are released for spawning. अब देखिए यहां पर मैं आपको इसकी जो है सेक्शनल इमेज दिखा रहा हूं। तो ये एक बंद दिखाया गया है, वेट बंद दिखाया गया है। तो इसमें एक पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल जिसमें पूरे के पूरे साल पानी रहता है, और मगर इसके कुछ शैलो एरियाज हैं जो कभी कभार पानी कम हो जाता है। तो मगर ये वाला वो पोर्शन है जिसे मैंने रेड किया है जहां पर पानी सूखता नहीं है, मगर हो सकता है साल के किसी पोर्शन में ये वाला पोर्शन है जो शैलो हो जाता है, यानी कि इसमें पानी थोड़ा कम हो जाता है। हम इस वाली जगह को जो शैलो पोर्शन है इसे मोन बोलते हैं। तो वो शैलो पोर्शन जहां पर पानी थोड़ा कम हो जाता है, डीपेस्ट पोर्शन के ऊपर हम उसे मोन बोलते हैं। ये जो मोन है ये ब्रीडिंग एरिया सर्व कर सकते हैं, ब्रीडिंग एरिया सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फिशेस प्रेफर करती हैं कि वो डीपर वाटर के बजाय शैलो और वाटर में आ जाएं और वहां पर ब्रीड करें, क्योंकि उस जगह पर थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी होती है, वीड्स भी होते हैं, तो प्रेफर करते हैं कि वो अंडे वीडी एरिया में और वेजिटेशन एरिया में दे दें। तो रिमेनिंग पोर्शन इज ड्राई एंड मेनी टाइम्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अब जो इसका ये किनारे वाला पोर्शन है वो कभी कभार ड्राई हो जाता है और साल के कई हिस्सों में ड्राई हो जाता है, और वहां पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। So after heavy shower, a major portion of the band gets submerged with water from the catchment area. अच्छा, अब जो मैंने बात की आपसे कि अब ये तो मैंने बताई साल के उस
उस टाइम की बात जब रेनफॉल नहीं होती है, मगर जब रेनफॉल होती है तो ये पूरे का पूरा भर जाता है पानी से, और जो कैचमेंट एरिया है वहां से खूब पानी आता है। और ये कैचमेंट एरिया लगभग लगभग ऐसा बताया जाता है, जो कैचमेंट एरिया है लगभग 20 to 100 टाइम्स वास्ट होता है पॉन्ड एरिया से। पॉन्ड एरिया से वास्ट होता है 20 to 100 टाइम्स, यानी कि 20 से 100 गुना जो पॉन्ड के एरिया से ज्यादा कैचमेंट एरिया होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो जो है छोटी छोटी जो नाले जैसे बनकर इसमें पहुंच जाता है पानी इन कैचमेंट एरिया से। तो depth of the water where the breeding takes place has been stated to vary from 8 centimeter to 1.2 सेंटीमीटर। तो वो डीपर एरिया जो लगभग 8 सेंटीमीटर से लेकर 1.2 मीटर डीप एरिया में लगभग जो होती है वो ब्रीडिंग होती है। तो दाउ द फिश ब्रीड्स एट एनी स्पॉट, तो हालांकि ब्रीड फिश जो है वो किसी स्पॉट पर भी ब्रीड कर सकती है, मगर हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके लिए स्पॉनिंग ग्राउंड्स आइडेंटिफाई करें। तो हम वो स्पॉनिंग ग्राउंड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उन जगह पर वेजिटेशन, उन जगह पर वीड्स वगैरह डालकर जो है स्पॉनिंग ग्राउंड्स उनके लिए बना सकते हैं, विच कुड गेट फ्लडेड एट डिफरेंट वाटर लेवल्स इन बंस। तो ये अब डिपेंड करता है कि बारिश कितनी होती है, तो कभी कभार फ्लडिंग भी हो जाती है और स्पॉनिंग ग्राउंड जो है वो सबमर्ज भी हो जाते हैं, और कभी कभार वो शैलो रहते हैं और कभी कभार बहुत डीप रहते हैं। The bunds can also be filled with water as and when desired, and the breeding operations undertaken without waiting for the fresh rainwater. Now, what do we do when the breeding season approaches? Many a times it is filled with water as and when desired, and breeding operations are undertaken without waiting for the fresh rainwater. So if the monsoon, many times monsoon gets delayed, so many times the aquaculturist farmers, they do not wait, but they fill the water and they undertake the breeding operations. The wet bunds varies in shape and size from place to place, and generally ponds covering the water body of 1 to 2 hectare. So 1 to 2 hectare, what does it mean? 1 hectare is equal to 20 canal. हमारे यहाँ ज्यादातर कनाल की बात होती है, तो मैं उसी कनाल में ही बताऊंगा। तो 1 हेक्टर लगभग 20 कनाल होता है, और 2 हेक्टर आ गया 40 कनाल, यानी कि लगभग लगभग वेट बंद जो होता है वो शेप और साइज में वेरी करता है, और इसका जो पॉन्ड एरिया होता है लगभग 20 कनाल से लेकर 40 कनाल तक भी फैला होता है विद कैचमेंट एरिया फैला होता है। और कैचमेंट एरिया जो है वो लगभग 20 से 100 गुना, यानी कि 20 से 100 गुना का क्या मतलब है? लगभग 4000 कनाल इसका कैचमेंट एरिया हो सकता है अगर हम 100 गुना करें, और अगर हम जो है 20 गुना करें तो लगभग 800 कनाल, लगभग 800 कनाल से लेकर 4000 कनाल तक इसका कैचमेंट एरिया हो सकता है। और कभी कभार तो वेट बांध जो है लगभग 300 हेक्टर तक भी बड़े हो सकते हैं। तो ब्रीडिंग इन वेट बांध, तो वेट बांध में कैसे ब्रीडिंग करवाई जाती है? जब भी मॉनसून होता है, यानी कि विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, रेन वाटर जो है वो बहुत ही गश हो जाता है, गशिंग स्पीड में वो पॉन्ड की तरफ आता है, एंड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल करंट्स। तो इसमें क्या होती है? लहरें बनती हैं, क्योंकि बहुत तेजी से पानी आता है, स्ट्रीम जैसी कंडीशन बनती है। जो ब्रीडर्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इन द डीपर एरिया ऑफ द बांध, दे माइग्रेट टू शैलोअर एरियाज। अब ये जो डीप एरिया से जो है वो शैलोअर एरियाज की तरफ माइग्रेट होते हैं और ब्रीड करने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर ब्रीडिंग द स्पान कलेक्शन इज डन, और इसके बाद जो हमारी जिम्मेवारी है कि एग्स को कलेक्ट करना। अब वो एग्स कैसे कलेक्ट करते हैं वो अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर जो बांध है वो है ड्राई बांध। मैंने आपसे कहा कि ड्राई बंद वो बंद है जो साला साल सूखा रहता है, मगर मॉनसून के दौरान या किसी टाइम में वो पानी से भर जाता है, तो उसमें पानी आ जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ऐसे बंस को हम लोग ड्राई बंस बोलते हैं या सीजनल बंद बोलते हैं। The typical dry band is shallow, ये ज्यादातर shallow होता है। Seasonal depression having band on one side and catchment area on the three sides, तो एक तरफ से ये बंद होता है और catchment area इसका 3 तरफ से होता है। तो
ये आ गया हमारा ड्राई बन। तो ड्राई बन में बी ऑफ वेरिंग शेप एंड साइज एंड मेड ऑफ अर्दन वॉल और मेसनरी वॉल। तो ये जो इसकी वॉल है ये अर्दन भी हो सकती है और ये मेसनरी यानी कि सीमेंटेड भी हम लोग बना सकते हैं ताकि हम पानी को जमा कर सकें। The band gets flooded in monsoon and remains completely dry for a considerable period of time। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वो बांध जो लगभग साला साल सूखा होता है, मगर साल के कुछ वक्त में यानी कि रेनफॉल के दौरान या मॉनसून के दौरान उनमें पानी भर जाता है, तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो हम ऐसे बंस को ड्राई बंस बोलते हैं। अच्छा, इनमें स्लूइस गेट इनमें भी होता है फॉर क्विकली ड्रेनिंग ऑफ द वाटर। तो हम यहाँ पर इनमें डीपेस्ट पोर्शन में स्लूइस गेट लगाते हैं जिन्हें हम एकदम खोल कर पूरे का पूरा पांड एक साथ में खाली कर सकें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इन ड्राई बंस स्पानिंग समटाइम्स टेक्स प्लेस इन डीपर एरियाज। तो जैसा कि वेट बन में भी और यहाँ पर भी स्पानिंग जो है कभी कभार डीपर एरियाज में होती है। ड्राई बंस ऑफ मध्य प्रदेश आर कंपैरेटिवली बिगर देन दोज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मध्य प्रदेश के जो ड्राई बंस हैं वो बिगर इन साइज होते हैं यानी कि 0.2 हेक्टर टू 2.5 हेक्टर, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 0.1 टू 0.5 हेक्टर। तो मध्य प्रदेश के ड्राई बंस वेस्ट बंगाल के ड्राई बंस से बड़े होते हैं। अब हम जानेंगे कि ड्राई बन में ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ड्राई बन में जब भी पानी जमा हो जाता है रेनफॉल या मॉनसून सीजन के दौरान, तो वो ब्रीडर्स जो हमने अपने पॉन्ड में रखे होते हैं उन्हें हम इसमें डालते हैं 1:2 के रेशो में, 1:2 के रेशो में, यानी कि 1 अगर हम फीमेल डालेंगे तो 2 हमने मेल्स डालने हैं। ये एक क्राइटेरिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन हो सके एग्स की। तो 1:2 के रेशो में हम लोग फीमेल और मेल डालते हैं। मगर कभी कभार हम इस चीज का भी ख्याल रखते हैं जो बाई वेट वो 1:1 होने चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर इसमें बड़ी मछलियों का बड़ी मछलियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज्यादा अंडे देती हैं, और मेल्स हम छोटे यंगर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वायबल स्पर्म्स जो है मिल्ट जो है वो हमें मिल सके। तो मेल छोटे होते हैं, तो अगर हम बाई वेट उसे पूरा करने की कोशिश करें तो लगभग 2 मेल्स एक फीमेल के वेट के बराबर होते हैं। और दूसरी तरह से अगर सोचा जाए कि फीमेल्स के मैक्सिमम एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए हम 2 मेल्स का मिल्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन हो सके। नाउ अब हमने इन फिशेस को इसमें डाल दिया। अब हम उनको 2 से 3 दिन तक हम उनको एक्लेमेटाइज करेंगे। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम उन्हें इस एनवायरनमेंट में रहने का आदी बना दें, इस एनवायरनमेंट से जान पहचान करवा दें जिसमें उन्होंने ब्रीड करना है। तो आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या किया जाता है कि जैसा कि मैंने अभी सिंपैथेटिक ब्रीडिंग में भी आपसे बताया कि लगभग हम लोग 10 to 20% of the fish are given intramuscular injection of fishery extract or synthetic ready to use synthetic hormone and then they are released in the barn। तो 10 से लगभग 20 ब्रूडर्स को हम लोग इंजेक्शन देते हैं और पॉन्ड में डालते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है कि जब ये मछलियां जिन्हें हमने इंजेक्शन दिया है वो स्पानिंग करने लगती हैं, तो बाकी मछलियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं दिया होता वो भी इन्हें देखकर स्पान कर लेती हैं, एक्साइट होकर वो भी स्पान कर लेती हैं। तो ये भी एक तरीका है। जब ये वाला तरीका हम इख्तियार करते हैं तो हम इसको सिंपैथेटिक ब्रीडिंग बोलते हैं, वरना ये एक नॉर्मल ब्रीडिंग है कि जब हम सबके सबको इंजेक्शन डालकर बंद में डाल दें और उन्हें एलो करें ब्रीडिंग के लिए, तो वो एक नॉर्मल ब्रीडिंग है। तो वाटर करंट कभी कभार हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम स्टोरेज टैंक के वाटर से यानी कि स्टोरेज टैंक के हमने वाटर जो है उससे हम पानी डालते हैं गशिंग स्पीड में, तो जिससे लहरें बनती हैं और पानी जो पानी है वो रनिंग वाटर की तरह लगता है, जिसकी वजह से फिश एक्साइट होती हैं और ब्रीड कर लेती हैं।
द फॉलोइंग मॉर्निंग द स्पेंट ब्रीडर्स आर रिमूव्ड। अच्छा, अब जो ज्यादातर मछलियां रात को ब्रीड करते हैं, हालांकि कुछ मछलियां नून से लेकर इवनिंग में भी ब्रीड करती है, मगर ज्यादातर मछलियां रात को ब्रीड करती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उन्हें ब्रीड कर लिया तो हमने एग्स को कलेक्ट करना है और वाटर को ड्रेन करना है और स्पेंट ब्रीडर्स को निकालना है। स्पेंट ब्रीडर्स को निकालना है, एग्स को कलेक्ट करना है और बंद को खाली कर देना है। ड्राई बंद को हम खाली कर देते हैं ताकि वो दोबारा यूज किया जा। बंद इज देन यूटिलाइज्ड फॉर द नेक्स्ट ब्रीडिंग बाय रिलीजिंग फ्रेश बैच ऑफ ब्रीडर्स। तो अब वही बंद जिसे हमने अभी इस्तेमाल किया, उसका पानी पूरे का पूरा रिलीज करवा के उसमें पानी दोबारा जो है जमा हो जाता है, तो जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। तो इस ड्राई बंद ब्रीडिंग में लगभग 5 to 6 टाइम्स हम लोग स्पानिंग करवाते हैं, 6 बैचेस की स्पानिंग करवाते हैं, जबकि हम वेट बंद में सिर्फ जो है एक बैच स्पान करवाते हैं। Silver carp and grass carp have been successfully induced bred in the bunds without stripping। अच्छा, अब देखें सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प में विदाउट स्ट्रिपिंग जो है वो स्पानिंग सक्सेसफुल रही बंद ब्रीडिंग के दौरान। तो सिन्हा इटल का भी कहना है, 1979 का कहना है कि ग्रास कार्प, सिल्वर का कार्प जो है वो आसानी से जो है बंद ब्रीडिंग में ब्रीड कर लेती हैं विदाउट स्ट्रिपिंग। विदाउट स्ट्रिपिंग की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखें, मैं आपसे एक बार फिर से बता दूं कि 3 तरह की मछलियां हमारे पास होती हैं। 3 तरह की मछलियां, एक आसानी से ब्रीड करने वाली, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया, एक बिल्कुल आसानी से ब्रीड करने वाली, जिन्हें हम नेचुरल प्रोपगेशन और एनवायरमेंटल सिमुलेशन की मदद से हम लोग उन्हें ब्रीड करवा सकते हैं। यानी कि हम कुछ मछलियां ऐसी हैं जिन्हें आप जिस पानी में डालो वो ब्रीड कर लेती हैं, जैसे कि टिलेपिया। कुछ मछलियां ऐसी हैं जिन्हें आप एनवायरमेंटल सिमुलेशन करें, यानी कि आप उनको थोड़ा सा एनवायरमेंट अच्छा दे दें, उनके मतलब का दे दें, टेम्परेचर बराबर रखें, वो ब्रीड कर लेंगी, जैसे कि हमारे पास कॉमन कार्प है और हमारे पास कैट फिशेस है। फिर उसके बाद आती हार्ड टू ब्रीड फिशेस। हार्ड टू ब्रीड फिशेस यानी कि वो मछलियां जो आसानी से ब्रीड नहीं करती हैं। तो ऐसी मछलियों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी मछलियों को 2 तरह से ब्रीड करवाते हैं। एक कि हम उनको इंजेक्शन देते हैं, इंड्यूस ब्रीड करवाते हैं और वो ब्रीड कर लेती हैं। मगर दूसरा कि उनसे भी हार्डी फिश होती है, हम उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, मगर फिर हमें उनको स्ट्रिप करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि वो इवन कि इंजेक्शन लगाकर भी ब्रीड नहीं करती है, जबकि बल्कि हमें उन्हें इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हें स्ट्रिप करते हैं। इंजेक्शन देने के बाद कुछ घंटे के बाद हम उन्हें स्ट्रिप करते हैं और उनसे एग्स और मिल्ट लेते हैं, जिन्हें हम खुद मिक्स करके हम लोग हैचरी में हैच करवाते हैं। तो ये हमारे पास लगभग 3 से लेकर 4 किस्म की मछलियां होती हैं। तो अब ये बंद ब्रीडिंग में कुछ मछलियां ऐसी हैं जिन्हें स्ट्रिप करने की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ मछलियां ऐसी हैं जिन्हें स्ट्रिप करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी की बात मैं यहाँ पर कर रहा था। अब ये स्पानिंग, अब देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है कि अब स्पानिंग कैसे होती है। अब आपने इंजेक्शन लगाया, आपने मछली को बंद में डाला, चाहे ड्राई बंद में डाला चाहे वेट बंद में डाला, तो स्पानिंग दोनों बंद्स में होती है। स्पानिंग दोनों बंद्स में होती है। तो मगर कब, जब कंटिन्यूस हैवी शावर्स होते हैं और रेन पड़ रही होती है, तो तब स्पानिंग होती है। एज सून एज वाटर एक्यूमुलेट्स इन ड्राई बंस ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ ब्रीडर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 1:1 बाई वेट एंड 1:2, यानी कि 1 फीमेल और 2 मेल्स ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और स्पानिंग में अकर एट नाइट। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं आपको जो पीछे हमने पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू अलीकुनी 1964, मृगल एंड रोहू, अब देखना ये वाली चीजें याद रखने वाली हैं। मृगल और रोहू ये क्या करते हैं, ये लगभग मॉर्निंग के आसपास ब्रीड करते हैं। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ब्रीड करते हैं। जो कैटला है वो लगभग नून टू इवनिंग ब्रीड करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ मृगल और रोहू लगभग किस टाइम में ब्रीड करती है, तो उसका जवाब है अर्ली मॉर्निंग। और कैटला कब ब्रीड करती है, वो नून में ब्रीड करती है। अच्छा, अब इसी के साथ दूसरा, जो मृगल और रोहू है ये शैलो वाटर्स में ब्रीड करती है, जबकि रोहू जो है वो डीप वाटर में ब्रीड करती है।
अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये हमने इनको इंजेक्शन लगाकर पॉन्ड में डाला, चाहे 1:1 के रेशियो में, चाहे 1:1 बाई वेट एंड 1:2 बाई नंबर के रेशियो में हमने इन्हें इसमें पॉन्ड में डाला, और लगभग कुछ ही घंटे के बाद ये सेक्सुअली एक्साइट हो जाती है। दे इंडल्ज इन सेक्स प्ले, जिसे हम कोर्टशिप बिहेवियर बोलते हैं, वेयर मेल चेजेस फीमेल, और मेनी टाइम्स दे कॉज इंजरीज टू वन अनदर एंड इवन दे ट्राई टू ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। तो वो एक दूसरे के इर्द गिर्द खुद को लपेटने की कोशिश करते हैं, जिससे वो एक दूसरे की बॉडी पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। उस प्रेशर की वजह से एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ता है और जो ओवा है वो रिलीज हो जाते हैं, और जब ये ओवा रिलीज हो जाते हैं तो मेल्स उसी टाइम में स्पर्म रिलीज करता है या मिल्क रिलीज करता है। तो अब जो एग्स है, दे आर लेड एट इंटरवल्स विच विच द पेयर कीप्स मूविंग, और लगभग जैसे जैसी मछलियां, ये दो मछलियां हैं मेल और फीमेल, ये एक दूसरे को चेज करती करती घूमती रहती हैं, और जब भी फीमेल जो है एग्स रिलीज करती है, मेल मिल्क रिलीज करता है, और ये बैच वाइज चलता रहता है जब तक कि वो स्पेंट ना हो जाए। अच्छा, अब देखें, ये स्पेंट मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, स्पेंट। स्पेंट स्पेंट फिश हम उस मछली को बोलते हैं जिसने अपने सारे के सारे अंडे रिलीज कर लिए हों। अच्छा, दूसरा टर्म हमेशा ये कभी कभार पूछी जाती है, रनिंग फिश। रनिंग फिश, आप ये नहीं बोलेंगे कि रनिंग फिश वो मछली है जो दौड़ती है भागती है, नहीं। रनिंग फिश में ब्रीडिंग ब्रीडिंग टर्मिनोलॉजी में रनिंग फिश हम उस मछली को बोलते हैं जो बिल्कुल मैच्योर हो, जो अंडे देने लायक हो, बस उसके अंडे अब रिलीज होने ही वाले हो, हम ऐसी मछली को रनिंग फिश बोलते हैं। और वो मछली जिसने एग्स आप अपने एग्स जस्ट रिलीज किए, हम उसको स्पेंट बोलते हैं, उस मछली को हम स्पेंट फिश बोलते हैं। सो आफ्टर दिस, अब देखें, अब वो इंडल्ज हो गए कोर्टशिप बिहेवियर में, एक दूसरे को प्रेशर किया, एग्स रिलीज हो गए, मिल्क रिलीज हो गया। अब हमारा साथ में इंपॉर्टेंट काम है कि हम लोग इन बड़ी मछलियों को, इन ब्रूडर्स को, इन इन मैच्योर फिशेस जो थी, जो स्पेंट हो गई, उन्हें हम बाहर निकालेंगे और एग्स को कलेक्ट करेंगे। अच्छा, एग्स का कलेक्शन का बड़ा ही डेलिकेट तरीका है, हम उसमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करते हैं, और मॉस्किटो नेट को हम ड्रैग करते हैं पानी के ऊपर, और हम उसको गमछा भी बोलते हैं कभी कभार, कि बिल्कुल आसानी से हम लोग थोड़ा गमछा जो है वो हम लोग पानी के ऊपर फहराते हैं, और वो मॉस्किटो नेट होता है, पानी निकल जाता है और अंडे उसके बीच में आ जाते हैं। तो ये गमछे का इस्तेमाल भी यहाँ पर दिखाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक फनल जैसा इस्तेमाल किया गया है कि जब पानी आइस उस जगह पर लगाते हैं इसको जहां जहां जो है पानी आगे की तरफ बह रहा होता है, तो अंडे इसमें चले जाते हैं, या हम इसको बिल्कुल एक जग की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं और अंडे कलेक्ट करते हैं। तो एंड रिलीज्ड फॉर हैचिंग, अब इनको हम हैचिंग के लिए रिलीज करते हैं। किस में रिलीज करते हैं? हम इन्हें हैचिंग हापाज में रिलीज करते हैं, या फिर सीमेंट हैचरीज में भी रिलीज करते हैं, या डबल डबल वॉल्ड हैचिंग हापाज हम इनमें रिलीज करते हैं, या सीमेंट हैचरीज में हम इन्हें रिलीज करते हैं। तो हम इन्हें जो है नेट से भी, मॉस्किटो नेट से डायरेक्टली हम विद जो है हम विद रॉड भी हम इसे एग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हैचिंग पिट्स क्या है? हैचिंग पिट्स लगभग 448 सेंटीमीटर 224 सेंटीमीटर बाय 46 सेंटीमीटर जो है वो पिट्स बनाए गए होते हैं, जिसमें हम अंडे को रखते हैं, और लगभग इसमें 0.9 टू 2.2 मिलियन एग्स जो है हैचिंग पिट में रखे जाते हैं। डबल वॉल्ड हापा, और कब अब जो है अब विद इंप्रूवमेंट डबल वॉल्ड हापा बंद में ही, अगर जो जिस बंद में ये मछलियों ने ब्रीड किया था उसमें डबल वाल्ड हापा भी लगाकर हम लोग जो है सर्वाइवल रेट को 32 टू 50% इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आउटर हापा 182 सेंटीमीटर बाय 91 सेंटीमीटर बाय 91 सेंटीमीटर है, और जो इसका इनर हापा है 152 सेंटीमीटर बाय 76 बाय 46। अच्छा, अब तीसरा जो मैंने आपको बताया कि सीमेंटेड हैचरीज में जो लगभग बनाई गई है 2.4 मीटर, 1.2 मीटर और 0.3 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर लेंथ, 1.2 मीटर ब्रेड्थ और 0.3 मीटर जो है डेप्थ।
तो जो कि अभी मैंने पीछे फिगर में भी दिखाया कि ड्राई बंस के केस में जो हैचरीज या हैचिंग टैंक्स बनाए गए हैं, तो उनके केस में सर्वाइवल 97% तक भी बताया गया है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट बताई गई है इन हैचिंग को लेकर, क्योंकि हैचिंग रेट, अगर सक्सेस रेट, सर्वाइवल रेट अगर हैचलिंग्स का मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है हमारी जो फिशेस भी हैं वो आगे चलकर हमें हमारा नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो और दूसरी चीज इसके साथ में ये भी बताया गया है, सीमेंट हैचरी ऑफ मध्य प्रदेश has almost 3 times more capacity than a double walled hapa and far more economical than later। तो सीमेंट हैचरी जो मध्य प्रदेश में ज्यादातर इस्तेमाल, जिसकी मैंने ये बात की 97% है लगभग, इसमें ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है और यहाँ पर सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड कभी कभार क्या हो जाता है, since the collection of all the eggs is impossible, and especially in the case of wet buns, a view of the larger size fry and fingerling collection is equally important। तो अब इसके बाद जैसे कभी कभार हमें क्या होता है कि वेट बंद के केस में खास पर हम सब के सब एग्स जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मगर हमें नजर रखनी चाहिए, और जब जब हमें मौका मिले हम, अब वो जो एग्स सर्वाइव हुए उधर और उधर ही रह गए फ्राई और फिंगरलिंग्स, हमें चाहिए कि हमें उन्हें भी निकालें, हम उन्हें भी निकालें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बंद ब्रीडिंग, एंड नेक्स्ट टाइम वी शैल बी डीलिंग विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉनिंग इन फिश। तो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं स्पॉनिंग में, जैसे चाहे वो इंड्यूस ब्रीडिंग से हो, चाहे वो बंद ब्रीडिंग से हो, या नेचुरल ब्रीडिंग में कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो स्पॉनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, और हम साथ में पढ़ेंगे ट्राउट कल्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।